वाइकिंग नाम सुनने में जितना बढ़िया लगता है उतना है नहीं। यह एक ऐसे समुदाय का नाम था जिसके आने भर की खबर से लोगों की रूह कांप जाया करती थी। इतिहास में बहुत से लुटेरे हुए, लेकिन कोई इनके जैसा क्रूर नहीं था। लूट के चक्कर में इन्होंने कितने लोगों को मारा, इसका आंकड़ा नहीं मिलता। वह आंधी की तरह आते थे और तूफान की तरह लूट के बाद भाग जाते थे। तो आइए जरा नजदीक से जानने की कोशिश करते हैं इन बेरहम लुटेरों को। माना जाता है कि वाइकिंग का उदय डेनमार्क में हुआ था। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, वह बहुत गरीब थे। छोटे छोटे कच्चे घरों में जैसे तैसे वह अपना जीवन बसर करते थे। खेती ही जीवन का सहारा थी। इस सब के बावजूद उनमें एक चीज थी जो उन्हें सबसे अलग बनाती थी, वह थी उनकी निडरता। दैनिक जीवन की कठिनाइयों ने उनके शरीर और दिल दोनों को काफी कठोर बना दिया था। शुरुआत में वाइकिंग लोग खून के प्यासे नहीं हुआ करते थे, लेकिन वक्त ने उन्हें अलग ही मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया। वाइकिंग समंदर के पास रहने वाले लोग थे, इसलिए खेती के अलावा मछलियां पकड़ना उनकी जीविका का दूसरा बड़ा जरिया था। चूंकि मछलियां पकड़ने के लिए उनको नाव चाहिए होती थी, इसलिए उन्होंने नाव तैयार करने में भी महारत हासिल कर ली थी। इसी बीच उनके अंदर तेजी से यह बात घर कर गई कि वह ताकतवर हो चुके हैं, साथ ही वह नाव चलाने में भी माहिर हो चुके थे। उनके पास यह दो ऐसे हथियार थे जिसका प्रयोग करके वह किसी को भी लूट सकते थे। बात मन में आई ही थी कि उन्होंने एक बार कोशिश करने का प्लान बना डाला और निकल पड़े अपनी पहली लूट की ओर। वाइकिंग ने अपनी पहली लूट के लिए इंग्लैंड को चुना। अपनी स्पेशल नाव में सवार होकर वह इंग्लैंड की तरफ निकल पड़े। उनके निशाने पर इंग्लैंड का एक ईसाई मठ था। वह मठ अपनी किताबों, कला और खजाने के लिए मशहूर था। उस जगह की सबसे बढ़िया बात थी कि वहां कोई सैनिक नहीं थे जो उन्हें रोक पाते। इंग्लैंड की सीमा पर पहुंचते ही वाइकिंग ने अपना खूनी खेल शुरू कर दिया। वह मठ पहुंचने में कामयाब हो गए। वहां एक बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। यह देखकर वह पागल से हो गए और उन्होंने मठवासियों को मारना शुरू कर दिया। मठवासी समझ पाते कि क्या हो रहा है, इससे पहले वह लाशें बिछा चुके थे। उन्होंने मठ को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। कुछ मठवासियों को वाइकिंग ने छोड़ भी दिया था ताकि वह उनकी ताकत के बारे में लोगों को बता सके। उन्होंने जमकर इस मठ को लूटा और जाते जाते मठ के आसपास की इमारतें पूरी तरह से जला दी। इस लूट के बाद वाइकिंग का उदय हुआ, जिसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपनी पहली लूट के बाद वाइकिंग के हौसले आसमान पर थे। उन्हें यह काम बहुत बढ़िया लगने लगा था। उनके हिसाब से इसमें मेहनत कम थी और फायदा ज्यादा। अपनी पहली जीत के बाद तो वाइकिंग का सिलसिला बहुत तेजी से बढ़ने लगा। वह किसी पागल हाथी की तरह बस आगे बढ़ते ही जा रहे थे। जो भी सामने आता उसे कुचलते जा रहे थे। अपनी पहली छोटी लूट के बाद उन्होंने उससे बड़ा करने का शुरू किया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि खेती करने वाले वाइकिंग ने लूट का रास्ता क्यों चुना। उनकी इस लूट ने उनके जीवन को एकाएक बदल दिया। उनकी नज़र अब दूसरे देशों पर थी। इस लिहाज से उनके आसपास के देशों पर उनकी लूट का सबसे ज्यादा खतरा था। अभी तक वाइकिंग छोटी नावों का प्रयोग करते थे, लेकिन अपनी ताकत बढ़ाते हुए उन्होंने पहली लूट के माल से बड़े जहाजों को बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वाइकिंग लुटेरों की तरह नहीं, बल्कि एक हत्यारे ग्रुप के तौर पर जाना जाने लगा। उन्होंने अपना लूट का दायरा भी बढ़ा दिया था। पहले तो वह आसपास की जगह ही जाया करते थे, लेकिन बाद में वह अनजान देशों तक पहुंचने लगे थे। कहा तो यहां तक जाता है कि कोलंबस से कई सालों पहले वाइकिंग अमेरिका के समुद्री तटों तक जा पहुंचे थे। वह किसी भी अनजान रास्ते पर निकलना पसंद करते थे। उन्हें जो भी जगह पसंद आ जाती थी वह वहां जाकर लोगों को मारते और लूटकर उन्हें कंगाल बना देते थे। अपनी इस लूट के पीछे उन्होंने कई निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया। वाइकिंग लूट तो करते ही थे, लेकिन उन्होंने इसके साथ में मानव तस्करी भी शुरू कर दी। उनके बारे में कहा जाता है कि वह जहां भी लूट करते
वहां के कुछ लोगों को बंदी बना लेते थे। बाद में इन लोगों को वह अमीरों को बेच देते थे और अमीर इन्हें अपना दास बना लेते थे। इस काम को करते करते वाइकिंग के पास पैसों की कमी भी खत्म हो गई थी। इस खूनी खेल में न तो अब वे किसी धर्म को मानते थे और न ही किसी समुदाय को। इंसानियत तो जैसे उनमें खत्म सी हो गई थी। उनके लिए उनकी ताकत और उनके लोग ही सब कुछ थे। वक्त के साथ वाइकिंग की दहशत बढ़ने लगी थी। अंग्रेजों को तो उन्होंने बहुत ही ज्यादा परेशान किया हुआ था। एक बार तो वह इंग्लैंड के काफी अंदर तक आ गए थे। वहां उन्होंने जमकर आतंक मचाया। उनकी क्रूरता के आगे इंग्लैंड के सभी राजा लगभग हार मान चुके थे। अंग्रेजों और वाइकिंग के बीच जंग तो मानो एक आम अभ्यास हो चला था। सबके हौसले पस्त हो चुके थे। इसी बीच इंग्लैंड के एक राजा अल्फ्रेड ने वाइकिंग का सामना करने का साहस किया। शुरुआत से ही उन्होंने वाइकिंग को कड़ी टक्कर दी। उन्होंने वाइकिंग को इंग्लैंड में कब्जा करने से काफी लंबे समय तक रोके रखा। धीरे धीरे जैसे वक्त गुजरा, वाइकिंग की ताकत कमजोर होने लगी। अल्फ्रेड जान गया था कि वाइकिंग की कमियां क्या है। अब वह पूरी तरह से उन पर भारी पड़ने लगा था। थोड़ा ही वक्त लगा और वाइकिंग पूरी तरह से उनके सामने पस्त पड़ गए। अल्फ्रेड ने वाइकिंग से इंग्लैंड का अधिकतर हिस्सा वापस ले लिया। वाइकिंग के पास भागने की कोई जगह बाकी नहीं थी। उन्हें अल्फ्रेड के हाथों अपनी हार नजर आने लगी थी। वाइकिंग का दुश्मन उनसे ताकतवर हो चुका था, लेकिन वह अब भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। वह बार बार अल्फ्रेड से हारने के बाद भी लड़ने के लिए आ जाते थे। इसी कारण उनके अधिकतर लोग मारे जा रहे थे और वह कमजोर हो गए थे। अंत में जब उनके पास कोई चारा नहीं बचा तो उन्होंने जंग का ऐलान कर दिया। यह एक आखिरी जंग थी। इसमें हार के बाद वाइकिंग का नामो निशान मिट जाने वाला था। वाइकिंग ने अल्फ्रेड के खिलाफ जंग की शुरुआत कर दी। वाइकिंग ने कोशिश तो बहुत की, मगर अल्फ्रेड का कुछ भी नहीं कर पाए। जंग खत्म करने के लिए अल्फ्रेड ने वाइकिंग के राजा एरिक को जंग में मार डाला। माना जाता है कि उस दिन से वाइकिंग का खूनी राज लगभग खत्म हो गया था। लोगों के दिल में खूनी लुटेरों का डर भी खत्म हो गया और वाइकिंग गायब हो गए। आज भी इतिहास में वाइकिंग को किसी अच्छे काम के लिए नहीं, बल्कि अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता है। जिस खूनी खेल को उन्होंने शुरू किया था, अंततः उसका ही उन्हें शिकार होना पड़ा। तो दोस्तों, यह थी बेरहम खूनी लुटेरे वाइकिंग की कहानी। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह के अद्भुत वीडियो हिंदी में देखने के लिए हमारे YouTube चैनल अद्भुत हिंदी को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।